नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी पॉलिटी के जो एमसीक्यूज के सीरीज चल रहे थे उसमें हम नया अध्याय लेके आए हैं आज लोकसभा। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा पर। अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं, मंत्रिमंडल शपथ ले चुका है, मंत्रिपरिषद शपथ ले चुका है, विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। अब लोकसभा की पहली बैठक चालू होगी, है ना। तो बहुत सही समय पे हम बहुत सही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है? 5 साल का होता है। और 5 साल की गणना कब से चालू होगी? जब पहली बैठक होगी तब से। अभी हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं लेकिन सदन में बैठक चालू नहीं हुई है, तो बैठक जब चालू होगी उसी दिन से, पहले दिन से कार्यकाल चालू होगा, है ना। हमेशा पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कब से प्रारंभ माना जाता है। कब से प्रारंभ माना जाता है? लोकसभा की पहली बैठक से, ठीक है। पहला पॉइंट है वो ये हो गया। अभी जो सरकार चुनकर आई है वो कौन से नंबर की सरकार है? 18वें नंबर की सरकार है। जो अध्यक्ष होंगे लोकसभा अध्यक्ष वो कौन से होंगे? 18वें नंबर के होंगे, ठीक है। 15वें नंबर में थी मीरा कुमार, पहली लोकसभा अध्यक्ष। 16वें नंबर पे थी सुमित्रा महाजन, दूसरी लोकसभा महिला अध्यक्ष। 17वें नंबर पे थे ओम बिरला। अभी 18वें नंबर के अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो 18वें नंबर की लोकसभा अभी चलेगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया जो मैं बता देता हूं, एक थोड़ा इसको आराम से समझिएगा। अध्यक्ष के बारे में कार्यकाल, है ना, अध्यक्ष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहां 2-3 आपको मिलेंगे, ठीक है, शब्द। प्रोटेम स्पीकर आप नाम सुने होंगे। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में, है ना। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक चीज याद रखिए कि लोकसभा अध्यक्ष, है ना, लोकसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी को कभी खाली नहीं छोड़ता। लोकसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी को कभी खाली नहीं छोड़ता। तो जब तक ये नई वाली लोकसभा की बैठक चालू नहीं होगी, जब तक नई वाली लोकसभा की बैठक चालू नहीं होगी, अध्यक्ष पद पर अभी भी कौन बने हुए हैं? ओम बिरला जी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वही पुराने लोकसभा अध्यक्ष है। पुराना लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपने पहले बैठक से लेके अगली लोकसभा की पहली बैठक तक पद में रहता है, भले सरकार खत्म हो गई हो। भले सरकार खत्म हो गई हो, ओम बिरला जी अभी भी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर है, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी कभी खाली नहीं छोड़ी जाती। ये लाइन क्लियर हो गई। अब एक वर्ड आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को आप अस्थायी स्पीकर भी बोल सकते हो। प्रोटेम स्पीकर को आप अस्थायी स्पीकर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब पुराना जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या करेगा? नए लोगों को तो शपथ नहीं दिला सकता। नए लोगों को शपथ कौन दिलाएगा? जो अभी नया जीत के आया है। पर नया जीत के आया है तो जब तक शपथ ग्रहण नहीं करेंगे सभी लोग, तब तक वो सदन में बैठ नहीं सकते और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। ये एक लाइन याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव जीत भी गया हो, जब तक सदन की बैठक में तभी भाग ले पाएगा जब वो शपथ ले चुका है ना। सदन की बैठक में शपथ ले चुका है और तभी वो मतदान कर पाएगा। मतदान कर पाना, बैठक में बोल पाना, बैठक में भाग लेना तभी कर पाएगा जब वो शपथ लिया है। तो अभी तो कोई संसद के सदस्य की शपथ नहीं लिया है, मंत्री पद की शपथ ले ली है। अभी संसद के सदस्य की शपथ लिए हैं क्या? नहीं लिए हैं। तो संसद के नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। संसद के पूरे नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सदन में सबसे वरिष्ठ आदमी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा जी?
राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ, क्या, सबसे वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ, है ना, सदस्य को क्या नियुक्त करेगा, प्रोटेम स्पीकर करेगा। वरिष्ठ मतलब उम्र में वरिष्ठ नहीं, जो आदमी लोकसभा में सबसे ज्यादा बार जीता हो, सबसे ज्यादा कार्यकाल उसका लोकसभा में रहा हो, उस आदमी को क्या नियुक्त किया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक में पहले दिन, राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक में पहले दिन, है ना, जो आदमी सबसे वरिष्ठ है उस सदन में, सबसे वरिष्ठ सदस्य है उस सदन में, जो सबसे ज्यादा समय बिताया लोकसभा में, उसी को क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो गई। ठीक, पर प्रोटेम स्पीकर अभी शपथ लिया है क्या, नहीं, तो वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है क्या, नहीं, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। यहां दो चीज है, इसको शपथ भी कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। किसको, प्रोटेम स्पीकर को। ठीक है। अभी पुराना वाला जो है पिछली लोकसभा का अध्यक्ष, वो अपने पद पर अभी भी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में है, क्योंकि अध्यक्ष पद कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, तो वो अभी भी अध्यक्ष पद के रूप में है। ठीक है, अभी भी अध्यक्ष पद के रूप में है, यहां तक चल रहा है। अब नई लोकसभा में कार्यकाल चलाने के लिए अपने को नया अध्यक्ष की जरूरत है। नए अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, जब सब लोग शपथ ले लेंगे। तो शपथ लेने के लिए क्या करेगा, अभी तो कोई शपथ नहीं लिया है तो अध्यक्ष बन नहीं पाएगा, तो राष्ट्रपति एक आदमी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है, जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अब प्रोटेम स्पीकर क्या कर लिया, शपथ ले लिया, मतलब वो कार्रवाई में भाग ले सकता है। तब जैसे ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है, तब प्रोटेम स्पीकर पुराने वाले स्पीकर को हटाकर खुद कुर्सी पर बैठता है। यह है कहानी। जब तक प्रोटेम स्पीकर शपथ ना ले ले, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव ना हो जाए, पुराना वाला अध्यक्ष ही स्पीकर बने बैठा रहेगा। अब जब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो गया, शपथ दिला दिए राष्ट्रपति, अब अध्यक्ष कौन बन गया है, प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, अब प्रोटेम स्पीकर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा, क्योंकि वो तो शपथ ले चुका है। अब प्रोटेम स्पीकर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराएगा। चुनाव कैसे करवाएगा, वो एक आदमी का नाम प्रपोज करेगा कि इस आदमी को अध्यक्ष बनाना है। सॉरी, एक वो मिस हो गया। अब प्रोटेम स्पीकर क्या हो गया है, शपथ ले लिया और अध्यक्ष बन गया है। प्रोटेम स्पीकर क्या ले लिया है, शपथ ले लिया और अध्यक्ष बन गया। तो उसका पहला काम क्या होगा, पूरे नए सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का पहला काम क्या होता है, पूरे नए सदस्यों को शपथ दिलाना, है ना। पूरे नए सदस्यों को शपथ वो दिला दिया। अब नए सदस्य लोग भी क्या कर लिए, लोकसभा में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए। अब क्या करेगा, दूसरा काम, वो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराएगा। क्या करेगा, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराएगा। वो प्रपोज करेगा, हम इस आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उन लोग क्या करेंगे, ध्वनि मत से या हाथ उठाकर क्या करेंगे, उसको वोटिंग करेंगे। अगर ज्यादा लोग उसके समर्थन में हैं तो वो नया आदमी अध्यक्ष बन जाएगा। फिर प्रोटेम स्पीकर स्थायी अध्यक्ष को उसका सीट देके हट जाएगा। यहां तीन टाइप की बातें हो रही है। ठीक है, सबसे पहले, जब तक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है, पुराना अध्यक्ष ही पद पर रहेगा। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया। अब प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष पद पे बैठने लायक हो गया है, तो वो पुराने अध्यक्ष को हटाएगा, खुद बैठ जाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर बैठ गया है। प्रोटेम स्पीकर पहला काम क्या करेगा, पूरे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा। शपथ दिला दिया, अब क्या करेगा, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव भी प्रोटेम स्पीकर कराएगा। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराने के बाद स्थायी अध्यक्ष को पद देगा और हट जाएगा। तो ये पूरी कहानी हो गई किसकी, प्रोटेम स्पीकर की। ठीक है, तो अभी ये बैठक चालू होगी, फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, फिर और भी काम होंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, डिस्कशन था जिसपे बात करना था। अब देखते हैं, आज से अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सरल है। लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी, आप लोग तो पढ़े हो। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों, 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। किसके लिए, लोकसभा के लिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए कितनी होती है दोस्तों, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है दोस्तों, 35 वर्ष। ठीक है, अब ये हो गया है। तो लोकसभा के
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो देख लेते हैं, है ना। एक बार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो, भारत का नागरिक हो। क्या, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा क्या हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। मतलब आप कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी सरकारी कंपनी में काम ना करते हो। लाभ का पद में बहुत से चीजों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम सामान्यतः यही समझते हैं कि क्या भारत सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी सरकारी नौकरी में ना हो, है ना, जहां से उसको वेतन प्राप्त होता हो, तो सरकारी नौकरी में ना हो, वो है लाभ का पद। और लाभ के पद में कोई सांसद या विधायक को नहीं गिना जाता, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। सांसद या विधायक का पद लाभ का पद नहीं। आप सरकारी नौकरी में हो, सरकार के अधीन अगर सेवा में हो, जहां से आपको सैलरी मिल रही है, तो वो लाभ का पद होगा, तो लाभ के पद पर ना हो। चौथा क्या है, पागल दिवालिया ना हो। क्या हो, पागल दिवालिया, दिवालिया ना हो, ठीक है। और पांचवा क्या है, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के अयोग्य ना हो। कोई ऐसा काम ना किया हो कि लोकसभा के नियम के अनुसार वो सदस्य ही ना बन पाए, तो लोकसभा सदस्य बनने के अयोग्य ना हो, ठीक है। लोकसभा के किसी विधि के अंतर्गत, लोकसभा के किसी विधि के अंतर्गत, है ना, सदस्य बनने के अयोग्य ना हो, अंतर्गत सदस्य बनने के अयोग्य ना हो, बनने के अयोग्य ना हो, अयोग्य, है ना, अयोग्य ना हो। तो दोस्तों ये है क्या, लोकसभा सदस्य के लिए अहार्ताएं। अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, 25 वर्ष की आयु पूरी करनी पड़ेगी, लाभ के पद पर ना हो, कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ना ही बैंक डिफाल्टर होना चाहिए, और लोकसभा की कोई नियम के अनुसार आप डिस्क्वालीफाई ना हो, तब आप क्या बन जाओगे, लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगे। तो ये हो गया हमारी लोकसभा सदस्य की योग्यता, है ना। इसको एज इट इज आपको याद करना है। तो चुनाव में शामिल होने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी है, 30, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है, बिल्कुल होता है। 18 साल के आप हो, आप लोग वोट डालते हो। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्य निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी की उपलब्धि कराता है, ठीक है। तो इसमें ये दो तो सही है, नीचे का और बताइए क्या है। ठीक है, तो ये भी सही है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन को आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। ये गलत है, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार नहीं किया जाता। मतदाताओं की सूची को किसके निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, चुनाव आयोग के, ठीक है। चुनाव आयोग 324 में है जी, चुनाव आयोग, है ना। 326 के अनुसार आप लोग वोट डालते हो, किस अनुच्छेद के अनुसार, 326 के अनुसार। चुनाव आयोग का काम क्या है, चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। उसके बाद चुनाव की, राष्ट्रपति को चुनाव के लिए सलाह देना। चुनाव की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। चुनाव करवाना, गिनती करवाना, ठीक है, ये सब चुनाव आयोग का काम है। परिसीमन करना, ये सब किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। और मतदाता सूची तैयार कराना भी चुनाव आयोग का काम है, ये राष्ट्रपति का नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं। इसमें निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है, हाँ होता है, आप 18 साल के हो, वोट डालते हो। निर्वाचन का संचालन कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं को राष्ट्रपति, मतदाता सूची राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में तैयार किया जाता है, देख लीजिए, नहीं, मतदाता सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार नहीं किया जाता, चुनाव आयोग के किया जाता है। तो यही क्या है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन सी। बाकी निर्वाचन आयोग अनुरोध करता है तभी तो सरकारी
सरकारी कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कहां से भर सकते हैं? भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित लड़ा जाना है वहां के लिए किसी निर्वाचित द्वारा दाखिल किया जाएगा नहीं। यह बोल रहा है कि आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं वहीं आपका क्या होना चाहिए? मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है? भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन होगा सी। ये बोल रहा है लोकसभा में निर्वाचन पत्र में नामांकन कौन, लोकसभा के निर्वाचन में नामांकन कौन दाखिल कर सकता है, कौन चुनाव लड़ने के लिए नाम दे सकता है? तो भैया भारत का कोई भी निवासी, है ना, भारत के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है बशर्ते उसका कहीं ना कहीं वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना। भारत का कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कहीं भी सामान्य जगह पर, सामान्य व्यक्ति अब ऐसा बोलोगे जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है वहां अनुसूचित जाति जनजाति वाले ही लड़ेंगे। ठीक है। कई जगह ऐसे अनुसूचित क्षेत्र है जहां वहीं के निवासी चुनाव लड़ेंगे। जैसे लद्दाख में, लद्दाख के अगर आपको लोकसभा सीट में चुनाव लड़ना है तो आपको लक्षद्वीप के अगर आपको लोकसभा सीट में चुनाव लड़ना है, लक्षद्वीप के लोकसभा सीट में चुनाव लड़ना है तो आपको लक्षद्वीप का निवासी होना पड़ेगा। जहां अनुसूचित क्षेत्र वाले नियम है वहां अनुसूचित क्षेत्र वाले नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो सामान्य तौर पे, है ना, कोई व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है बशर्ते उसका नाम कहीं की मतदाता सूची में हो। ऐसा नहीं कि मुझे जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से चुनाव लड़ना है, मुझे जिस लोकसभा से चुनाव लड़ना है उसी लोकसभा में मेरा नाम हो, ऐसा नहीं है। अभी देखिए सब इधर उधर से चुनाव लड़े हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो आपको चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए कि आप भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हो बशर्ते आपका किसी भी चुनाव लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है जी? जाहिर सी बात है, लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर, और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी चुनकर जाता है। कितने की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी चुनकर जाता है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन खाली स्थान की जनगणना के आधार पर है। यह बोल रहा है जो लोकसभा में सीटें बटी हुई है वो कौन सी जनगणना, कौन से साल की जनगणना के आधार पर है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है। कौन सी जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। अभी तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, अगर अभी की जनसंख्या के आधार पर अगर हम लोग सीट बांटेंगे ना तो लोकसभा की सीट 600 पहुंच जाएगी। ठीक है। अभी कितनी है? 543 है ना। अगर हम अभी 2011-12 की जनगणना के अनुसार अगर 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा प्रत्याशी रखें तो हमारी सीटें बहुत बढ़ जाएगी। तो हमारी सीटें जो अभी 543 सीट है वो कब की जनगणना के अनुसार रखी गई है? 1971 की जनगणना के अनुसार रखी गई है ना। तभी सीटें कम है। अभी तो क्या है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है। 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए हमारी ये सीटें निर्धारित थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे 2026 तक यथावत रखना है। देखिए अभी आपकी कितनी सीट है जी? आपकी सीट है 543 सीटों पर चुनाव हुआ। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सीटों को खत्म कर दी गया है। चुनाव कितने पे लड़ा गया है? 543 पर। यह 543 कौन सी जनगणना के अनुसार डिसाइड किया गया है? 1971। 1971 की जनगणना के अनुसार यह कहा गया था कि कब? सन 2000 तक ये सीटें 543 ही रहेंगी, है ना। पर 84वें संशोधन द्वारा यह कह दिया गया कि भैया अब ये सीट कब तक रहेगी? 2026 तक 543 सीट ही रहेगी। 2026 के पहले हम नहीं बढ़ा सकते सीट, और 2026 के बाद जब हम सीट बढ़ाएंगे तो 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके अनुसार सीट बढ़ाएंगे। तो 2026 के बाद 2031 में जनगणना होगी। ठीक है।
तो उतना अभी अपने को नहीं जाना है। अभी जो 543 सीट डिसाइड की गई है वो 1971 की जनगणना के अनुसार डिसाइड की गई है, और 2026 तक इसको नहीं बढ़ा सकते, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े ना आ जाए। तो आंकड़े कब आएंगे? 31 में आएंगे, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होता है। 11 में हुआ, उसके बाद 21 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद अब कब होगा? 31 में होगा। ठीक है, तो हमारी जो सीटों का आवंटन है 1971 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, सीटों का आवंटन, और जो क्षेत्र है कितना बड़ा लोकसभा क्षेत्र होगा, ये परिसीमन बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? परिसीमन। परिसीमन कौन सी जनगणना के अनुसार है? परिसीमन है 2001 की जनगणना के अनुसार। दो चीजें याद रखिए, सीटों का आवंटन, कितनी सीट है? 543। इसका आवंटन किसकी जनगणना के अनुसार है? 1971 की। और इन सीटों को 2026 तक नहीं बढ़ा सकते जब तक 2021 के आंकड़े, 31 के आंकड़े ना आ जाएं। 2031 के जनगणना के आंकड़े जब तक नहीं आएंगे सीटें नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन क्षेत्र, कितना बड़ा एरिया रहेगा लोकसभा का, है ना, कितना बड़ा एरिया रहेगा लोकसभा का, विधानसभा का, ये कौन सी जनगणना के अनुसार किया गया है? ये 2001 की। एरिया बोलेगा तो 2001 की, और सीट बोलेगा तो 1971 की। आई होप सो इसको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, 543 जो सीट है उसका निर्धारण 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ है, और 2026 तक आपकी सीट नहीं बढ़ सकती। 2026 के बाद जब बढ़ेगी, इसीलिए तो नया संसद भवन बनाए हैं और उसमें बहुत सारी सीटें बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए हैं? क्योंकि 2026 के बाद जब 2031 का आंकड़ा आ जाएगा उसके बाद सीट बढ़ेगी, इसीलिए नया संसद भवन बनाए हैं जी। ठीक है, तो सीट बढ़ेगी 71 के अनुसार अभी चल रही है, बढ़ेगी बाद में। 543 सीट किसके अनुसार है? 71 के अनुसार। और लोकसभा का एरिया कितना बड़ा है? वो कितना है? 2001 के अनुसार। चलिए वापस चलते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? कब तक नहीं बढ़ाना है जी? कब तक नहीं बढ़ाना है? 2026 तक नहीं बढ़ाना है। यथावत बोला है, 2026 तक क्या रहेगा? यथावत रहेगा 2026 तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। बताइए अभी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, बताइए दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, चलिए इसमें देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। आपको पूरी कहानी में समझा देता हूं। ठीक है, हमारे यहां लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई थी? लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई थी? है ना, लोकसभा की अधिकतम सीट निर्धारित की गई थी हमारे यहां कितनी? 552। पहले कितनी की गई थी? 552। ठीक है, अधिकतम, अधिकतम कितनी जा सकती है? 552 निर्धारित की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां कितनी सीट होगी लोकसभा की? 552। ठीक है, 552 में, 552 में आपका क्या? 530। 530 कहां से आएंगे? राज्य से। 20 कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से, संघ राज्य क्षेत्र से। और 2 कहां से आएंगे? आंग्ल भारतीय समुदाय, क्या एंग्लो इंडियन रहेंगे। 552 कैसे होगा सीट? अभी हमारे यहां वर्तमान में 545 सीट थी। कितनी थी? 545, है ना, कहानी समझिएगा। पर 545 थी वर्तमान में जिस पर काम हो रहा था, लेकिन अधिक से अधिक कितना जा सकते थे हम? अधिक से अधिक जा सकते थे 552। 552 कहां से आते? 530 सीधे सीधे पूरे राज्यों से आते। 20 कहां से आते? केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र से।
दो कहां से आते? आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन, है ना। अगर एंग्लो इंडियन आदमी चुनाव जीत के लोकसभा में नहीं आया है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। यह पहला नियम था। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। लेकिन 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2019 में। 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और ये जो नियम था कि दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को क्या करना है? मनोनीत करना है, इसको हटा दिया गया, इसको बढ़ाया नहीं गया। तो अब क्या होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय की सीट खत्म हो गई। पहले क्या था? राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता था, लेकिन 2019 में यह नियम समाप्त हो गया, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, यह नियम 2019 में समाप्त हो गया। तो ये दो सीट तो खत्म, अब इस पे आंग्ल भारतीय समुदाय आएंगे ही नहीं। तो अब आपकी सीट कितनी हो गई है? 550। अधिकतम सीट कितनी हो सकती है अपने यहां? 550। ठीक है, अधिकतम सीट अपने यहां हो जाएगी 550। ठीक, ये हो गया। अधिकतम सीट 550 हो सकती, क्योंकि दो को क्या कर दिए? हटा दिए। ठीक है, ये आपको एक लाइन समझ में आ गई। 550 अधिकतम सीट हो सकती है। लेकिन अपने यहां वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी थी? 545। अब दो आंग्ल भारतीय को हटा दो तो ये कितनी हो जाएगी? 543। तो अभी वर्तमान में कितनी सीट पे चुनाव हुआ है जी? 543 में ही तो हुआ है क्या, है ना। क्यों? क्योंकि आंग्ल भारतीय समुदाय के सीटों को हटा दिए, वैसे भी उस पर चुनाव नहीं होता था, मनोनीत होता था। तो अभी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है अपने लोकसभा की? 543 है अभी वर्तमान में 2019 के बाद। क्यों? क्योंकि दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को रखने की बात को खत्म कर दी गई है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 104 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग अब आ नहीं सकते। चुनाव जीत के आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जो राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता था वो लोग अब मनोनीत नहीं होंगे। तो आपकी सदस्य संख्या अभी कितनी है लोकसभा की? 543। ठीक है, और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। वर्तमान सदस्य संख्या है 543, अधिकतम सदस्य संख्या है 550। दो आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब उनकी जनसंख्या भी उतनी नहीं रह गई, है ना। तो 7 का आंसर होगा डी। 8 का आंसर देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी, वह है, जो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी वह क्या है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए भैया पहले अच्छे से, है ना। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ना। 552 थी, अब वो तो खत्म हो गया, अब कितनी हो गई है? 550। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो क्या है? अभी क्या है? दो लोगों को डिलीट कर दिए तो अब क्या है? 550 अधिकतम संख्या। पर वर्तमान में कितने बैठ रहे हैं? एक्चुअल में कितने बैठ रहे हैं? 543, क्योंकि इसमें भी दो लोगों को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? टोटल केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग आ सकते हैं? 20 लोग, है ना। क्योंकि सर्वाधिक मतलब अधिकतम प्रतिनिधित्व बोल रहा है, अधिकतम प्रतिनिधित्व। तो 530 कहां से है? राज्यों से। 530 कहां से है? राज्यों से। और 20 कहां से है? केंद्र शासित से। ठीक है, इसीलिए अभी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550। तो केंद्र शासित से अधिकतम 20 लोग आ सकते हैं, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण किसमें है जी? आपका अनुच्छेद किसमें है? 330 में है, अनुच्छेद 330 में है। उसके बाद
आपका मेरे ख्याल से अनुच्छेद 331 में था क्या, आंग्ल भारतीय समुदाय। अनुच्छेद 332 में है आपका क्या, विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में है क्या, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है आपका, अनुच्छेद 330। किसमें, लोकसभा में। अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जाति के लिए बताइए भाई, अनुसूचित जाति के लिए कितने लोग हैं लोकसभा में। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए पूछ रहा है, तो अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अनुसार, अनुच्छेद 330 के अनुसार वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कितना है, 84। अनुसूचित जाति SC है ना, और ST के लिए कितना सीट है, ST के लिए है 47 सीट। अनुसूचित जाति के लिए है 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है 47, है ना। अनुसूचित जाति के लिए है 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 47। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 330 के अनुसार वर्तमान अभी चल रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखिए भाई, लोकसभा राज्यसभा में तो आरक्षण होता ही नहीं, लोकसभा में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है ना, लोकसभा में ओबीसी सीट कोई नहीं होती, केवल वहां अनुसूचित जाति और जनजाति सीट होती है। तो अनुसूचित जाति के लिए है 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षण। चलिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक सीटें आरक्षित है। यह बोल रहा है कि कौन से राज्य से सर्वाधिक सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो जनजाति प्रदेश अपने यहां क्या है जी, मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए सबसे ज्यादा है ना लोकसभा में जनजाति सीट, अनुसूचित जनजाति सीट कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, आपको अभी बताया कौन। अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का आदमी का प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय समुदाय को अनुच्छेद 331 के द्वारा कहां, लोकसभा में बैठाता था, पर 104 संविधान संशोधन के द्वारा अब ये चीजों को खत्म कर दी गई। अब राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को लोगों को नहीं बैठा सकता, 104 संविधान संशोधन के द्वारा ये सीधे विलोपित कर दी गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कब से चालू होता है जी, है ना, लोकसभा की पहली बैठक से। लोकसभा की पहली बैठक से उसका कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है। और कितना होता है कार्यकाल, 5 साल होता है। पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती कि 5 साल के पहले भी लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, तो लोकसभा को भंग कौन करता है, लोकसभा को भंग करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन, राष्ट्रपति। कौन भंग करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति, है ना। प्रधानमंत्री बोलेगा कि लोकसभा को भंग कर दो तो वो भंग कर देगा। पर कई बार ऐसा होता है, ठीक है, क्या होता है, जैसे अभी चुनाव आया तो 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया था, है ना, तो 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया तो लोकसभा को भंग करना जरूरी था। तो नरेंद्र मोदी खुद बोले होंगे राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, तब 5 साल के कार्यकाल के बाद लोकसभा भंग हो गई। पर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जो सरकार है उसका बहुमत खत्म हो जाता है, सरकार है उसका बहुमत खत्म हो जाता है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो सरकार है उसको हटा देगा और जिसके पास ज्यादा सीट है
उसको सरकार बनाने बोलेगा। ठीक है, पर एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अधिकार भंग करता है। ठीक है, ठीक। अब मान लो लोकसभा भंग हो गई है तो क्या होगा, फिर से चुनाव होंगे। लोकसभा भंग हो गई है तो क्या होगा, फिर से चुनाव होंगे। ठीक है, तो अधिकतर 5 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग कर दो। भंग होता है तो फिर से चुनाव होता है। अगर मान लो अगर बीच में ही सरकार अपना बहुमत खो दी, सरकार बहुमत में नहीं है, मतलब सरकार गिर गई, तो सरकार जाके ये नहीं बोल सकता प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर दो, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति का कर्तव्य यह है कि वो देखे कि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो विपक्ष के पास बहुमत है, तो विपक्ष को सरकार बनाने दे। ठीक है, पर क्या होता है, अधिकतर भंग कब किया जाता है, 5 साल के कार्यकाल के पहले जस्ट, ताकि फिर से चुनाव करा पाए। ठीक है, अब मान लो अभी 2 महीने में ही बहुमत खो देती है सरकार, तो प्रधानमंत्री बोलेगा भी ना कि लोकसभा को भंग कर दो, तो राष्ट्रपति नहीं करेगा, वो सरकार गिरा देगा, सरकार साइड हो जाएगी और किसी दूसरे को सरकार बनाने का मौका देगा। पर अधिकतर आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा किसके, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब आप बोलोगे कि सर आप यहां पे मंत्रिपरिषद ले लिए, तो भैया प्रधानमंत्री खुद क्या होता है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है ना। इच्छा अनुसार तो नहीं होगा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी नहीं होगा, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर यह भी नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह मतलब प्रधानमंत्री सहित उसके पूरे मंत्रियों की सलाह, तो यहां पे आएगा मंत्रिपरिषद की सलाह। देखिए भाई, मंत्रिपरिषद में खुद प्रधानमंत्री भी शामिल है, और मंत्रिपरिषद किसके, प्रधानमंत्री के सहयोग से ही अपना डिसीजन देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख के समझ लीजिए भाई पहले। पढ़ लिए, अब बताइए। ठीक है, राष्ट्रपति तो भैया हमारा प्रमुख है, राष्ट्र अध्यक्ष है, तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जहां वह ठीक समझे संसद का सत्र बुला सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, जहां भी वो ठीक समझे संसद का सत्र बुला सकता है। ठीक है, ये सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूनतम कितने सत्र होने चाहिए? 2। ठीक है, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का सत्र चलना आवश्यक हो, यह भी सही है। अब इसको सब समझिए, ये क्वेश्चन को देखिए भाई, काफी अच्छा डिस्कशन होने वाला है ना। हमारे यहाँ संसद की बैठक कौन बुलाता है? संसद का सत्र आहूत आवाहन कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के सत्र का सत्रावसान पूरा खत्म कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद का सत्र आहूत करना और संसद के सत्र को पूरी तरह समाप्त करना, यह काम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन सत्र का स्थगन कौन करता है? सत्र को बीच में कौन करता है? रोकता कौन है? अध्यक्ष। लोकसभा का सत्र आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा के सत्र को समाप्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन स्टे, स्थगन कौन करेगा? अध्यक्ष। ठीक है, यह डिफरेंस है ना। बुलाएगा राष्ट्रपति पूरी तरह और समाप्त भी करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उस पर ब्रेक कौन लगाएगा? स्थगन कौन करेगा? वो करेगा अध्यक्ष। ठीक,
तो राष्ट्रपति जहां ठीक समझे वो बुला सकता है भाई, वो तो राष्ट्रपति है। ठीक है, संसद का सत्र कितना दिन चलेगा इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है, कोई दिन निर्धारित नहीं है। आप शीतकालीन सत्र बुलाओ, आप कोई भी सत्र बुलाओ, 2 ही दिन में सब लोग लड़बड़ के सत्र समाप्त कर दिए, कोई दिन निर्धारित नहीं रहता। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि निर्धारित जितना दिन है उतना दिन संसद का सत्र चले, या लोकसभा का सत्र चले या राज्यसभा का सत्र चले। कई बार कारणवश पहले ही सत्रावसान कर दिया जाता है। सत्रावसान मतलब बैठक पूरी तरह समाप्त। ठीक है, आवाहन मतलब बैठक बुलाना, सत्रावसान मतलब बैठक पूरी तरह समाप्त, अब बैठक नहीं होगी। और स्थगन मतलब कुछ समय के लिए बैठक को रोकना, है ना, 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन 2 दिन अगर रोकेंगे और वापस बैठक होगी तो वो है स्थगन। और सत्रावसान बोल दिए मतलब बैठक समाप्त, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ, अब नहीं होगी बैठक। ठीक है, तो ये भी सही है कि संसद का सत्र राष्ट्रपति कहीं भी बुला सकता है भाई। ठीक है, हमारे सदन की बैठक में एक नियम कहा गया है कि एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का गैप ना हो। अगर कोई सत्र चल रहा है तो वो सत्र के आखिरी दिन की बैठक से जो आने वाली बैठक है उन दोनों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप ना हो। ठीक है, तो भाई दोनों के बीच कितने का गैप हो सकता है? अधिकतम 6 महीने का। तो मतलब आपको साल में 2 बार तो बैठक करनी पड़ेगी। अगर अभी बैठक किए हो और बैठक खत्म हुई है तो 6 महीना पार करोगे, उससे पहले ही आपको बैठक बुलानी है, क्योंकि एक बैठक से 2 बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो यहां 3 बैठक की प्रावधान करता है, तो ये गलत है। और ये बात कि भैया बैठक कितने दिन की होगी ये निर्धारित नहीं है, कोई एकदम ये नहीं बोल सकते कि जितना दिन बोले हैं उतना दिन ही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है ना। क्योंकि ये इसलिए गलत है क्योंकि मिनिमम 2 बैठक होनी ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी जिसमें आपका स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष, है ना। सत्रावसान और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। सत्रावसान मतलब बैठक पूरी तरह समाप्त, आपका सत्र खत्म, अब अगले सत्र में देखेंगे। और विघटन मतलब लोकसभा ही समाप्त, पूरी सरकार ही खत्म हो गई, अब क्या होगा? अब नया चुनाव होगा। ठीक है, तो विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, आवाहन भी राष्ट्रपति करता है। आवाहन मतलब बैठक बुलाना, यहां समाप्ति की बात कर रही है ना। तो समाप्ति में जो स्थगन होता है, थोड़े देर, थोड़े दिन या 1-2 दिन के लिए अगर बैठक को रोकना है और फिर से बैठक चालू होनी है, पॉज करना है बैठक को। ठीक है, स्थगन मतलब आप बोल दो पॉज, पॉज करोगे किसी चीज को तो वापस वहीं से रिज्यूम कर सकते हो, लेकिन स्टॉप कर देते हो तो वो चीज फिर से चालू हो जाती है। तो स्टॉप करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का, है ना। और पॉज करने का काम किसका है? अध्यक्ष का। स्थगन कर सकता है अध्यक्ष, विघटन, सत्रावसान और आवाहन करता है राष्ट्रपति। तो ये तीनों द्वारा बैठक समाप्त होती है भाई, आपको पता है बैठक बंद होती है ना। चलिए अगला अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बैठक का आह्वान और अवसान और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बात की जा रही है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पढ़िए भाई, ये कहानी बता रही है कब? आपके 1971 के इमरजेंसी की। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष तक बढ़ाया गया था, है ना। तो आपातकाल के दौरान, ठीक है, चुनाव तो नहीं हो सकते आपातकाल में, तो क्या होगा? सरकार चलाने के लिए उन्हीं लोगों को रखना पड़ेगा जो पहले से हैं, तो उसके लिए उनका क्या करना पड़ेगा? कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपातकाल जब होगा
तो लोकसभा का कार्य एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना? एक बार में 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी। पर अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिए हैं और कुछ समय बाद आपातकाल खत्म हो जाता है, तो आपातकाल खत्म होने के अधिकतम 6 माह तक ही कार्यकाल बढ़ा हुआ माना जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अब मान लो लोकसभा अभी क्या है, आपातकाल लगा हुआ है, हम अब बढ़ा देते हैं कार्यकाल 1 साल के लिए, पर 2 महीने बाद क्या हो गया, आपातकाल खत्म हो गया। तो भैया उन लोग फालतू थोड़ी न सरकार में रहेंगे, क्योंकि आपातकाल तो खत्म हो गया और उनका समय भी खत्म हो गया, वो तो एक्सटेंशन में चल रहे थे। तो आपातकाल खत्म हुआ है उस दिन से 6 माह की अवधि के बीच समाप्त हो जाएगा, अधिकतम 6 माह जाएगा, उसके बाद उनका कार्यकाल पूरा 1 साल नहीं रहेगा, अधिकतम 6 माह और खत्म। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, जब आपातकाल चलता है ना, जब आपातकाल चलता है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए, फिर दूसरे साल चलेगा, फिर 1 वर्ष के लिए, फिर तीसरे साल चलेगा, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसा आपकी 5वीं लोकसभा में, ऐसा आपका कब किया गया था जी? 5वीं लोकसभा में किया गया था। ठीक है, ऐसा आपका 5वां लोकसभा में किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 71 से 75 था, है ना, 1971 से 1975 था चुनाव आपका, इंदिरा गांधी की सरकार वाली, लेकिन आपातकाल के कारण उसको 76-77 तक ले गए थे। एक बार में 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाए थे, 2 साल बढ़ाए थे लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा होगी तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 3 बार, 4 बार। कम से कम 2 बार जरूरी है, क्योंकि पहली बैठक से दूसरी बैठक के बीच 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो 1 साल में 2 बार बुलाना ही पड़ेगा। इस साल अगर बुलाए हैं, है ना, इस साल अगर बुलाए हैं जनवरी में और जनवरी में ही खत्म हो गया है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई से पहले, है ना, फिर से बैठक बुलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बैठक से 2 बैठक के बीच में गैप कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 महीने का, और 6 महीने के पहले ही बैठक बुलानी है, तो 1 साल में 2 बार। ठीक है, अब देख लेते हैं लोकसभा का कोरम अनुच्छेद 100 के अनुसार। कोरम, कोरम मतलब अनुच्छेद 100 के अनुसार वो मिनिमम संख्या जिसके बिना लोकसभा की बैठक चालू नहीं होगी। कोरम मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बिना लोकसभा की बैठक चालू नहीं होगी। तो हमारे हमारे संसद बोल सकते हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सबके लिए कोरम समान है। सबके लिए कोरम कितना है? 1/10। कुल सदस्य संख्या के कितने लोग रहने चाहिए? 1/10 लोग रहने चाहिए। कुल सदस्य संख्या के कितने लोग रहने चाहिए? 1/10 लोग रहने चाहिए, तभी बैठक पूरी होगी। तो लोकसभा के लिए संख्या मेरे ख्याल से 55 है, और राज्यसभा के लिए संख्या कितनी है जी? बताइएगा। लोकसभा के लिए यह संख्या है 55, क्योंकि 500 सीट है अधिकतम, है ना। तो सॉरी, 50 या 55 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। पर संख्या नहीं पूछता है ना। क्या पूछता है? कोरम पूछता है। कोरम मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बगैर लोकसभा की बैठक प्रारंभ नहीं होगी। तो कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/10 लोग बैठना चाहिए। 1/10 लोग बैठना चाहिए, तो हाँ 55 ही होगा, 55 ही होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 55 होगा लोकसभा में। लोकसभा में कम से कम 55 लोग होने चाहिए, तभी बैठक चालू होगी। इसी को बोलते हैं कोरम। और कोरम की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 100 में कही गई है। कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 100 में कही गई है।
चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके के आपके डिस्कशन और एमसीक्यू सॉल्व करने के जो फॉर्मेट पे और भी सब्जेक्ट हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के अंतिम समय में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। क्योंकि इस सीरीज में हम केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बल्कि पूरा उस चैप्टर पे या उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी टॉपिक है उस पर पूरा डिस्कशन करते हैं, जिससे क्विक रिवीजन हो जाता है और हमारी तैयारी पुख्ता भी होती है। तो इसी तरह बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज में। बाकी की नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।